नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट के अंदर आज हम अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। क्योंकि पिछले सेशंस में हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन किया था, आज हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो इस अध्याय का अध्ययन करने से हम ये समझ पाएंगे कि वाई वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इस अध्याय के अंदर जनरली हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एनर्जी बैंड डायग्राम, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. These are the topics we will cover in this particular chapter. So in this particular session we'll discuss three topics: classification of solids, type of semiconductor material and intrinsic semiconductor. So classification of solids में generally या solids are classified in three category: conductor, insulator and semiconductor. तो conductor is nothing, it is the material that supports the flow of current when a voltage of limited magnitude is applied across it. यानी कंडक्टर एक इस तरह की मटेरियल होती है जिसमें अगर जिसके सिरों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, एक वोल्टेज अप्लाई करें लिमिटेड एम्पलीट्यूड का, तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। दैट मीन्स इट सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर आर मोर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 22 पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द कंडक्शन ऑफ करंट इज ईजियर विद अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए कंडक्टर के अंदर बहुत थोड़ा सा भी अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंडक्टर के अंदर जनरली सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर प्रयोग में लाई जाती हैं। ये कंडक्टर हैं, इनमें अगर हम थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनमें करंट का होना स्टार्ट हो जाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सच मटेरियल इज मोर वाइल द रेजिस्टिविटी इज लो। ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि बहुत थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करने पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करने पर ही इनमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आसानी से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंडक्टर है उसमें उसकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब उससे करंट आसानी से फ्लो होती है और रेजिस्टिविटी उसमें बहुत कम होती है। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दूसरा जो मटेरियल आता है दैट इज़ इंसुलेटर। एन इंसुलेटर इज़ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यानी इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। हेंस देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और करंट को कंडक्ट करने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता। दैट इज़ इट हैज़ एटम विद स्ट्रांगली बाउंडेड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो एटम होते हैं, जो इंसुलेटर वाले जो एटम होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उनके एटम बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत स्ट्रांगली बाउंड है एक दूसरे से। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव्स इन द मटेरियल। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट आफ्टर अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए जब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो बहुत हाई करंट वोल्टेज अप्लाई करने पर भी इसमें करंट फ्लो नहीं होता। द कंडक्टिविटी ऑफ सच मटेरियल इज़ वेरी लो वाइल द रेजिस्टिविटी इज़ हाई। तो ऐसे मटेरियल की कंडक्टिविटी
तो बहुत कम होती है, और हमने बताया जैसे कंडक्टिविटी अगर कम है तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इसमें करंट का कंडक्शन नहीं होता। जैसे ग्लास, पेपर, रबर, माइका, टेफलॉन एक्सेट्रा, इनमें देखा होगा आपने, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। आप कोई भी करंट लगाएं इसमें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो दिस इज़ दी इंसुलेटर। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो मटेरियल आता है दैट इज सेमी कंडक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। इट हैज़ दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर, यानी कि ये सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स द रेंज ऑफ conductivity lies between the conductor and insulator. It is the 10 to the power 3 to 10 to the power minus 8 Siemens per meter. Like germanium and silicon is the material which is comes into the category of semiconductor. बहुत सारे मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर में, लेकिन हम जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं उनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। क्यों यूज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल प्ले अ विटल रोल इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि जो दूसरा रिवॉल्यूशन ट्रांजिस्टर के बनने के बाद जो दूसरा रिवॉल्यूशन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर, वो आया था ड्यू टू दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल का जब यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में, तो ये भी एक रिवॉल्यूशन था। तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में, जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, एंड मैनी अदर डिवाइसेस आर मेड विद दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। The beauty of semiconductor material is that an external field may change its resistivity. सबसे अच्छी खास बात क्या होती है इन semiconductor material, we can control the amount of current, or we can say that we can control the flow of the current by the external field. जो हम उसके अक्रॉस फील्ड लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंट्रोल दी अमाउंट ऑफ करंट। तो सबसे अच्छी ब्यूटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, हम एक एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा इसमें करंट के कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू दी चेंज इट्स रेजिस्टिविटी। बाहर की जो फील्ड हम लगाते हैं उससे इसकी रेजिस्टिविटी बदल जाती है। हैंस द फ्लो ऑफ करंट कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पर जो भी हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उससे करंट जो है वो कंट्रोल हो जाती है बाय द एक्सटर्नल फील्ड। In semiconductor, current can be carried by either by the flow of electrons, negative charge, or by the flow of holes, positive charge. दूसरी बात, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो करंट फ्लो होती है मटेरियल के अंदर, वो दो तरह के कैरियर से कंडक्ट करती है। एक चार्ज कैरियर होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसे हम बोलते हैं होल, और एक कैरियर होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में। होल्स इज नथिंग, इट्स अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल्स बाय द फ्लो ऑफ होल्स, वाइल इन कंडक्टर द करंट इज कैरिड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जबकि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण फ्लो होता है। नाउ वी कम्स ऑन दी कैटेगरी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को जान लिया तो हमें ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने तरह की सेमीकंडक्टर मटेरियल होती है। तो जनरली सेमीकंडक्टर मटेरियल आर टू टाइप, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखते हैं। अ प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑफन कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक ऐसी मटेरियल जो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई भी दूसरी और इम्प्योरिटीज़ नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव बीन केयरफुली रिफाइंड टू रिड्यूस द इम्प्योरिटी टू अ वेरी लो लेवल एंड एज प्योर एज पॉसिबल। यानी कि बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को प्योर कर देते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम रिड्यूस करते चले जाते हैं और उसे प्योर फॉर्म में ले आते हैं। क्योंकि जनरली जो हमें मटेरियल्स मिलती हैं वो मिक्स होती हैं, उनमें अलॉयज़ भी होते हैं और मटेरियल्स भी मिक्स रहती हैं। तो हम उनमें से मटेरियल में से बाकी मटेरियल्स को अलग कर देते हैं और प्योर जो हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्योरिटी टू अ वेरी लो लेवल एंड एज प्योर एज पॉसिबल थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक सिलिकॉन
germanium, selenium and gallium arsenide. These are the some semiconductor material जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, जो केमिस्ट्री का नेम है वो SI है सिलिकॉन का. जर्मेनियम GE से रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकल, सेलेनियम SE एंड गैलियम आर्सेनाइड GAS. दीज आर दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हैं. नाउ वी कम्स ऑन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड. थोड़ा सा हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे. वैसे आप केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा. तो अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करें तो फॉर सिलिकॉन नंबर ऑफ एटम सिलिकॉन के अंदर 14 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 होते हैं. तो जैसा आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन मटेरियल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए चाहिए. तो नंबर ऑफ एटम 14 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 है. जर्मेनियम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम 32 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 41 है. तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो 32 होंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 41 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट्स होती है उनमें रोटेट करता है, मूव करता है. और जबकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं. देन गैलियम के लिए बात करें तो गैलियम का नंबर ऑफ एटम 31 है और आर्सेनाइड का नंबर ऑफ एटम 33 है. नंबर ऑफ, तो ये हम जानते हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें जर्मेनियम और सिलिकॉन का, तो ये देखें हम सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है. अगर इससे देखें इसके अंदर टोटल जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2n² से हम निकालते हैं. n इज़ अ नंबर ऑफ ऑर्बिट. अगर पहली ऑर्बिट में निकालेंगे 2 इन n 1 टू द पावर 2, तो 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2. दूसरी में निकालें 2n², 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 2 जा 8. तो इस तरह से हम ऑर्बिट में निकालते हैं. ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज़ दी एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है और तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसे बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो किसी दूसरे एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. बीच में ये न्यूक्लियस है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं. इसी तरह से जर्मेनियम में देखें तो जर्मेनियम में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 32 प्रोटॉन्स और 32 प्रोटॉन है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 41 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 8, 18 और 4. तो इसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन इसमें जो ऑर्बिट है वो 4 ऑर्बिट होती हैं. पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 4. तो दिस इज़ दी एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना चाहें कि क्रिस्टली स्ट्रक्चर कैसे ये एटम्स जो सिलिकॉन के एटम्स है एक दूसरे से स्ट्रक्चर होगा, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये देखें, इसमें ये सिलिकॉन का एक एटम है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये 4 दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो देखें इसने चारों ओर से, ये सिलिकॉन है, इसने इस एटम से बॉन्डिंग की हुई है, इससे की है, इससे की है, इससे किया है. ऐसे ही इसे देखेंगे तो ये इससे कर रहा है, इससे भी की है, देन इससे की है और यहाँ पर भी 2 से ऐसे करेगा. तो इस तरह से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का. इसी तरह से जर्मेनियम देखें तो जर्मेनियम का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा. उसमें भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हो तो वो भी 4 दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा. तो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. नाउ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड देखें तो गैलियम आर्सेनाइड में पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो गैलियम में 31 प्रोटॉन्स थे, तो 31 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो 31 इलेक्ट्रॉन्स तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये दूसरे तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये 3 के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. और दूसरा जो है वो आर्सेनाइड का. आर्सेनाइड में जो 33 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर गैलियम आर्सेनाइड का. अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखें तो गैलियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 होते हैं, आर्सेनिक की में 5 होते हैं. तो आर्सेनिक 5 गैलियम जो वो हैं एटम, उनके साथ में ये कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि जो एटम है वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो 8
इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाता है और एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि गैलीलियम में आर्सेनाइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 एटम के साथ में गैलीलियम के साथ में ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो देखें आपने 1 2 3 4 5 के साथ में इसने बॉन्डिंग की हुई है। ये 1 2 3 4 5, तो 5 गैलीलियम एटम के साथ में ये करेगा और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।